जी, मुझे एक उसके लिए होता है, जैसे आप एक प्लस एक 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 जो हो जाता है ना, आई की मात्रा आ जाती है बड़ी माने। तो ये कुछ ऐसा होता है स्वर आने पर या व्यंजन आने पर एक मात्रा होती है या दो आगी? ये बताया था ना कि जैसे नहीं, ए आपने है। बताया, मैं बार बार वो समझ, पता नहीं कितनी बार मेरे को कंफ्यूजन हो रहा देखिए है ये उसमें। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला आई है। ठीक है, स्वर में ऐसे लिखा जाएगा। जब व्यंजन के साथ लिखा जाएगा, जैसे हा प्लस ए, तो इसको लिखेंगे हाँ हे। जी, और हा ठीक है। प्लस आई, ये हो जाएगा हाई। नहीं, ये तो व्यंजन के साथ है। जैसे एक प्लस एक धन एक है, तो आप उसको एक एक लिखते हैं ना? एक धन एक, तो यहाँ हाँ। पर हमने सूत्र लगा रहा है एकारे ऐ ऐकारे च। सूत्र क्रमांक, सूत्र क्रमांक है 37 सूत्र क्रमांक 37। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि एक, अब एक के अंत में क्या है, आ है, हाँ। और ये ए से जुड़ा, तो आ के परे है ना, अवर्ण के हाँ। परे यदि ए या ऐ कोई भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था। सूत्र क्रमांक 37 क्या कह रहा था? सूत्र क्रमांक 37 ये कहता था कि अवर्ण के परे, अर्थात अवर्ण के बाद यदि ए होगा तो उत्तर क्या आएगा, आई। तो स्वर से यहाँ संबंध नहीं है, यहाँ पे आ से संबंध है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? महोदय, अद्य दिने प्रश्न प्रेषयति। एवं सम्यक् प्रश्न परीक्षाम् आगच्छति वा न? जो प्रश्न भेज रहे हैं वो परीक्षा हाँ। में आएंगे नहीं आएंगे, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। प्रश्न तो कुछ भी आ सकते, जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे प्रश्न पत्र बनेगा। और अभी प्रश्न पत्र की चिंता मत कीजिए, अभी तो सीखने पे ध्यान लगाइए, है ना। प्रश्न पत्र कुछ भी आ सकता है। प्रश्न पत्र में ये भी आ सकता है मैं कोई स्तोत्र पाठ दे दूं कि भैया इसका संधि विच्छेद कीजिए। ये तो बहुत मुश्किल है कि जो उदाहरण दिए जा रहे हैं वो प्रश्न पत्र में आएंगे, बहुत मुश्किल है। आपका जो ओपन बुक टेस्ट होगा उसमें केवल और केवल आप सूत्र देख सकते हैं, बाकी उदाहरण तो जो अभी जितने उदाहरण करा रहे हैं उनसे हटके ही प्रश्न पत्र आएगा, अभी उसकी चिंता मत कीजिए। एक और मेरे को, जैसे संधि आपने बोला है राम प्लस अस्ति, तो ये जो हमने लास्ट वाले 104 और ये जो लिया था जिसकी रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिली है, ये उसी का च और छ या ट ठ उसी का है ये? नहीं, ये सूत्र संधि में क्रमांक क्या है? इसमें जो कल हमने देखा था कि दो अकार के मध्य, अर्थात आ के बाद विसर्ग हो, सूत्र क्रमांक 104। इसका रिवीजन बता दे रहा हूँ, कल ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई, रिवीजन बस करा रहा हूँ, ठीक है। आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः आ, तो विसर्ग को हो जाएगा ऊ, और ये दोनों मिलके, ये सब मिलके हो जाएगा आ और ओ। और ये वाला जो आ है इसको खंडाकार लिखेंगे, खंडाकार लिखेंगे अर्थात इसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा कह धन अत्र, कह धन अत्र, तो का के बाद क्या था, आ था, ठीक है। आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद अत्र, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ओ, और ये आ क्या हो गया, इसका खंडाकार, ठीक है। ये ओ कैसे हुए, तो ये ओ ऐसे हुए, ये विसर्ग का हुआ ऊ, और उवर्णे ओ, आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ,
ठीक है, तो ये खंडाकार हुआ, तो ये क्या हो गया, का धन ओ, और फिर इसको लिख देंगे ये खंडाकार और त्रा, तो ये हो गया आपका कोत्र। इसी प्रकार कह धन अपि, कह धन अपि, तो यहाँ क्या हो गया, का धन आ धन विसर्ग धन अपि, ठीक है। तो दो आ के बीच में विसर्ग है अगर, तो विसर्ग का होएगा ऊ, आ और ऊ मिलके हो गया ओ, तो ये हो गया को धन अपि, ठीक है। और ये जो आ है, इस आ को करेंगे खंडाकार, तो ये लिखा जाएगा कोपी, इस तरह से, ठीक है। ये दीर्घ का कैसा होगा, वो रफर, ऊपर रफर है, क्या दीर्घ, क्या दीर्घ, ये कोपी में थोड़ा फर्क पूछना था। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं आप, एक एक करके। दीर्घ, मैडम एक मिनट, कोपी वाला क्लियर हो जाएगा मेरा। कोअपी में क्या प्रॉब्लम है आपको? ये बोला था जैसे एक मिनट, जो है खंडाकार है, हाँ जी, तो ये जो हम ई का जो मात्रा लगा रहे हैं, क्या इसको पहले नहीं लगा सकते? जैसे कि मार आता है तो उसके पहले लगता है ई की मात्रा, या नार आता है तो उसके पहले लगता है। हाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, ये जो खंडाकार है ये आधा अक्षर नहीं है। अच्छा, ये खंडाकार केवल एक नोटेशन है, ये बता रहा है कि यहाँ से आ का लोप हो गया है। आप इसको पढ़ेंगे नहीं, कोपी पढ़ेंगे से, जी, कोअपी नहीं पढ़ेंगे। उसको अवग्रह बोलते हैं ना महोदय, अवग्रह या खंडाकार दोनों इसके नाम हैं, ठीक है। अवग्रह, तो ये जो है ये केवल एक नोटेशन है, ये एक चिन्ह है जो ये मतलब आपको बता रहा है कि यहाँ आ था, अब नहीं है। ये जो आपका आधा अक्षर होता है, जैसे हमने कहा अग्नि, तो अग्नि में हम क्या करते, गा आपका बिना स्वर के है, तो ये व्यंजनांत है, तो ये आधा अक्षर है, तो अग्नि यहाँ पे तो होता है ई की मात्रा। ये जो है ये केवल ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आ था, तो यहाँ पे आ की स्मृति के रूप में ये खंडाकार है, ठीक है। ओके। इसको कई जगह पे अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है और कई जगह पे खंडाकार कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? जी सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे प्रशांति जी? वो दीर्घ और रफर है ना, ये कैसा करने का? क्या दीर्घ आपने वो संधि पहचान दिया है ना उसमें, उसके उत्तर में मैंने इसलिए लिखा है ना कि अभी ये हुआ नहीं है, तो ये दोनों प्रश्नों को छोड़ दें, अभी वो विषय होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, आगे चलें जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। पेज नंबर 8 में सूत्र क्रमांक 11, सूत्र 11। यहाँ पर इन सूत्रों को पढ़ाने के पहले कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। सूत्र हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये विषय देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे सूत्र आपको आसान हो जाएंगे। हमने 14 स्वर देखे, अब 14 स्वरों के बाद हम व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन कहाँ से चालू होते? का से। का, ख, ग, घ, ग, इन सभी में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। च, छ, ज, झ, या।
ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये 5 5 5 5 5 इनको 5 बार लिखा तो ये 25 अक्षर हो गए, 25 वर्ण। ये जहां से चालू हुए हैं उसके आधार पे। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो ये जिस वर्ण से चालू हुए हैं उसके आधार पर इनके नाम दिए गए हैं। क्या इनके नाम है? कवर्ग। का से चालू हुआ जो वो कवर्ग, ये चवर्ग, ये टवर्ग, ये तवर्ग, और ये पवर्ग। वर्ग अर्थात समूह। कवर्ग, कवर्ग अर्थात जिसमें का से प्रारंभ होके 5 वर्ण हैं। चवर्ग में चा से प्रारंभ होके 5 वर्ण हैं। टवर्ग में टा से प्रारंभ होके 5 वर्ण हैं। तवर्ग में ता से प्रारंभ होके और पवर्ग में पा से प्रारंभ होके। तो ये 5 वर्ग हैं। इन पांचों वर्गों में 5 5 वर्ण हैं। ठीक है, सीक्वेंस में का खा गा गा ना, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है, क्लियर है? ये 5 वर्ग हमने बनाए। यहां तक किसी को कोई समस्या? जी नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे 8 वर्ण रह गए हैं। 8 वर्ण कौन से रह गए? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा और श, शा, सा और हा। ये 4 4 के 2 सेट हैं। तो ये जो नीचे वाले हैं इनको हम कहते हैं, आप जब इनका उच्चारण करेंगे आप मुंह के आगे हाथ लगाइए और हाथ लगा के फिर बोलिए शा, श, स, हा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा आती है। तो इस कारण से इनका जो नाम दिया गया है ये दिया है ऊष्माण। अर्थात इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है। आप कभी भी महसूस करेंगे तो। भैया जी, हाँ, ये जो सा है, इसका उच्चारण करने का भी कोई सही तरीका है क्या? हाँ, मतलब एक जैसा ही उच्चारण है तीनों का? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उस पे अपन आते हैं अभी। ठीक है, उस पे भी आ रहे हैं। तो ये, हाँ, कोई कुछ कह रहा है? ठीक है, ये ऊष्माण संज्ञा है इनकी। इनको ऊष्मा, यदि हम कह रहे हैं ऊष्माण वर्ण बताइए, या फिर हमने कहा ऊष्माण वर्ण के साथ ये होता है, तो ऊष्माण वर्ण कहा जा रहा है। मतलब 4 वर्णों की बात हो रही है, शा, श, सा और हा। अब हमने देखा कि 5 वर्ग और ऊष्माण, इनके बीच में 4 वर्ण लिखे हुए हैं। कौन से? या, रा, ला, वा। तो ये चूंकि बीच में लिखे हुए हैं अर्थात बीच में स्थित हैं,
इसलिए इनको कहा जाता है अंतः। अर्ध स्वर भी बोला जाता है उनको। अंतस्थ, हाँ, ठीक है। तो अंतस्थ अर्थात ये बीच में स्थित हैं। किसके बीच में स्थित हैं? ये पांचों वर्ग और ऊष्माण के बीच में स्थित हैं, इसलिए इनको ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, हलंत सभी में लगा लेंगे। ठीक है, जो हलंत का चिन्ह है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जैसे ना लिखा हुआ है, अर्थात ये ना अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, और हमने ना लिख दिया अर्थात ना के साथ आ भी है। ठीक है, जब उसमें स्वर मिलता है तो हलंत हटता है। हलंत लगा हुआ है नीचे, मतलब वह व्यंजन बिना स्वर के लिखा हुआ है, लेकिन बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाता, इसीलिए उसको स्वर लगा के ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हुए, अंतस्थ और ऊष्माण हुए। यहां तक क्लियर है सबको? जी। अब हम इनकी गिनती करते हैं, तो ये क्या हो गए? 5 गुणित 5, ये हो गए 25, और ये हो गए 4, और ये हो गए 4, तो 4 और 4 8, और 25 टोटल हो गए 33। तो ये 33 हो गए आपके व्यंजन। कुल व्यंजन कितने होते? 33। स्वर कितने थे? 14। तो 14 स्वर और 33 व्यंजन, ये मिलके कितने हो गए? 47 वर्ण। तो 47 वर्ण को हमने विभाजित किया था 14 स्वर और 33 व्यंजन में, तो ये आपके कुल 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, तो अब सूत्र क्रमांक 11 पढ़िए। सूत्र क्रमांक 11 क्या कह रहा है? कादीनी व्यंजनानि, कादीनी व्यंजनानि, कादीनी व्यंजनानि। तो ये क्या है? का आदि जो हैं वो क्या है? व्यंजन हैं। का को आदि से लेके जो हकार पर्यंत तक शब्द हैं वे क्या है? व्यंजन हैं। तो का से लेके ये पूरे हा तक ये जो 33 हैं ये पूरे के पूरे व्यंजन हैं। ये सूत्र ये कह रहा है 11वें नंबर का सूत्र। इसमें कोई शंका? क्लियर है? जी। ते 12वां सूत्र, ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते वर्गाः पंच पंच पंच, ते वर्गाः पंच पंच पंच। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ते वर्गा, उसके वर्ग 5 5 के 5 वर्ग हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। किसके हैं? 5 5 वर्णों के 5 वर्ग हैं। ठीक है, क्लियर है ये 12वां सूत्र? जी। जी। अब सूत्र क्रमांक देखिए 16वें सूत्र में कह रहे हैं अंतस्थाः या रलावा, अंतस्थाः या रलावाः। ठीक है, तो ये हमने बताया कि या रलावा को अंतस्थ संज्ञा दी गई है। ठीक है, कि वर्णों और ऊष्मों के अंत में ठहरने के कारण, अर्थात अंतः में, अंतः यानी होता है मध्य में, वहाँ अंत लिखा हुआ है उसको अंतः कर लीजिए, वहाँ विसर्ग लगा लीजिए। वर्णों और ऊष्मों के अंतः में, हम कहते हैं ना अंतःकरण, यानी अंदर का जो क्रिया है। ठीक है, अंतः, अंत लिखा है वहाँ पे, उसको अंतः कर लीजिए। सूत्र क्रमांक 16 में वर्णों और ऊष्मों के अंतः में ठहरने के कारण अंतःस्थ कहलाते हैं। तो ये अंतःस्थ ये कहला गए। तो अंतःस्थ क्या हुए? या रलावा अंतस्थ हो गए। और ऊष्माण, सूत्र क्रमांक 17, ऊष्माण श श स हा, ऊष्म धर्म को उत्पन्न करने से, अर्थात इनके उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, इसलिए श श स हा इनको ऊष्माण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका सूत्र क्रमांक 11, 12, 16, 17, इन चारों सूत्रों में किसी को कोई समस्या? नहीं भैया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को
ये चार्ट आप लोग बना के रखिएगा, आप लोग स्वयं भी बनाते जाइए। अब इसमें देखिए, अब हम आ जाएं, ये जो 5 वर्ग लिखे हैं इस पे, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं। ये सभी हो गए पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। सभी वर्गों का पहला वर्ण मतलब का, चा, टा, ता, पा। दूसरा वर्ण हम इसको वर्टिकली देखेंगे, खड़े में, है ना। दूसरा वर्ण सभी का दूसरा, सभी का तीसरा, सभी का चौथा और सभी का यदि हम 5वां वर्ण ले लें, ठीक है। सभी का जो 5वां वर्ण लिया है इसको कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक इसलिए कहते हैं कि ये अनु यानी होता है पीछे, नासिक अर्थात नासिका के द्वारा जिसका उच्चारण होता है, नासिका के पीछे से, मतलब जब इनको बोलते हैं तो नाक में स्पंदन सा होता है, मा, ना, णा, या, गा, ठीक है। तो नाक में एक स्पंदन होता है। अगर नाक में स्पंदन नहीं हो रहा मतलब आपका उच्चारण गलत है, ठीक है। अभी हम इसके उच्चारण पे आएंगे सभी के। तो हाँ, कुछ कह रहे हैं? तो ये गा, या, णा, ना, मा, इनकी क्या है, इनको अनुनासिक कहते हैं। इनकी संज्ञा है अनुनासिक। जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है उसको अनुनासिक कहा जाता है। तो अनुनासिक कितने हो गए? 5। क्लियर है जी। सूत्र क्रमांक 15 कह रहा है अनुनासिका गायाणा ना माह। अनुनासिका गायाणा ना माह। अनुनासिका गायाणा ना माह। नासिका के पश्चात जिनका उच्चारण हो वे अनुनासिक कहलाते हैं। तो ये 5 हो गए आपके अनुनासिक। क्लियर। अब हम आते हैं सूत्र क्रमांक 12 और 13। इन सूत्रों को बहुत अच्छे से देखना है। ये यदि आपके क्लियर होंगे दोनों सूत्र तो ही आपके आगे के सूत्र क्लियर होंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जितना हमने अभी तक पढ़ा 11, 12, 15, 16 और 17, ठीक है। अब देखिए सूत्र क्रमांक 13। सूत्र क्रमांक 13 बाद में देखेंगे, पहले इधर समझ लेते हैं इसका भावार्थ। देखिए हमने इस वर्ग में पहले 2 वर्ण सबके ले लिए, सभी वर्गों के। ये आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। पहले 2 वर्ण सबके ले लिए। तो ये कितने हो गए? ये टोटल हो गए 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबके 2 2, 5 दूनी 10, ठीक है। ये 10 हो गए। अब इसके बाद हमने क्या किया? ऊष्माण में आए नीचे, और ऊष्माण में जो तीनों प्रकार के सकार हैं, श, श, स, इन तीनों को ले लिया, ठीक है। 10 कौन से लिए? हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, फर्स्ट 2, और ऊष्माण के तीनों प्रकार के सकार। तो ये 10 और 3 कितने हो गए? 13। ये 13 को कहते हैं अघोष। अघोष, क, ख, ग, घ, ठीक है। इनको अघोष कहते हैं। यदि हम कह रहे हैं अघोष वर्ण तो अर्थात हम इन 13 वर्णों की बात कर रहे हैं। और अब 33 में से 13 माइनस किए तो कितने बचे? 20। तो जो शेष 20 बचे वो कहलाएंगे घोष, ठीक है। आगे सभी सूत्रों में घोष और अघोष शब्दों का प्रयोग होगा। तो यदि हम कह रहे हैं घोष मतलब हम बात कर रहे हैं 20 वर्णों की। यदि हम कह रहे हैं अघोष मतलब हम बात कर रहे हैं 13 वर्णों की।
तो आप देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से, अघोष क्या हो गए? अघोष प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा प्लस श, श और सा। तो कितने हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा मतलब का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हो गए, पहले और दूसरे वर्ण हो गए। इसके साथ शा, श और सा। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 13। तो इन 13 को क्या कहेंगे? अघोष। ठीक है, अघोष क्या कहलाते हैं, समझ में आ गया? जी भैया। इसके अलावा, इन 13 के अलावा जो 20 बचे, 20 क्या बचे? वो घोष कहलाएंगे। क्या क्या बच गए? 20। तो 20 आपके बचे घोष। क्या रह गए? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद प्लस या, रा, ला, वा और हा। ठीक है, तो 3 5 15 ये और 5 ये, तो ये हो गए आपके 20। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पहले वर्ग का क्या हो गया? गा, घा, गा। फिर दूसरे का हो गया जा, झा, या। फिर तीसरे का क्या हो गया? टाठा के बाद डा, ढा, णा। फिर उसके बाद दा, धा, ना। फिर बा, भा और मा। ये तीनों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे अक्षर हो गए। इसके साथ क्या है? या, रा, ला, वा और हा। ये जो आपके बीस अक्षर हैं, 20 वर्ण हैं, ये क्या कहलाएंगे? घोष। ठीक है, तो 20 घोष और 13 अघोष। ये समझ में आ गया? सूत्र क्रमांक 13 जो कह रहा है, सूत्र क्रमांक 13 कह रहा है वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श, श, साश्, चा घोषाः। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श, श, साश्, चा घोषाः। वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श, श, साश्, चा घोषाः। अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय अक्षर तथा श, श, सा ये अघोष संज्ञक होते हैं, है ना। तो ये हमने अघोष की परिभाषा बताई थी। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श ये अघोष संज्ञक होंगे। फिर 14वें सूत्र में कह रहे हैं घोषवंतों ने, घोषवंतों ने, घोषवंतों ने। अर्थात चौथा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा य, र, ला, वा, हा
वर्ण घोष संज्ञक होते हैं। तो ये जो 20 हैं, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, और यार अलावा और हा, ये घोष वर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो सूत्र क्रमांक 11 से लेके 17 तक कोई समस्या? मुझे अघोष वर्ण का सूत्र क्या बताया आपने? क्या? अघोष वर्ण को? अघोष वर्ण का सूत्र कौन सा? 13वां। 13 नंबर। हाँ, मतलब उनकी संख्या भी 13 है और उनका सूत्र भी 13 है। क्रमांक भी 13 है। बहुत अच्छा। वहां पे क्या लिखा है? चा धन अघोषा लिखा है अंत में। देखो, बहुत अच्छा। अब हम इस सूत्र की थोड़ी सी संधि कर लेते हैं। प्रैक्टिस तो करनी है अपन को, है ना? इसी सूत्र की करते हैं। आप लोग 13वां सूत्र देखेंगे तो 13वां सूत्र क्या लिखा हुआ है? वर्गाणाम, वर्गों के, वर्गाणाम हो गया अपना षष्ठी का बहुवचन, तो वर्गों के प्रथम, द्वितीया, प्रथम और द्वितीय, श, साह, च, अघोषाः, ये लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो क्या हो गया? विसर्ग के परे चा है। ठीक है, तो विसर्ग के परे चा होगा तो विसर्ग का क्या हो जाता है? शा। ये हमने पढ़ा था, चेछे वाशम, है ना? विसर्जनीय चेछे वाशम। तो ये क्या हो गया? श, साश, च। फिर चा में आ है और ये दोनों आ मिलके क्या हो जाएगी? दीर्घ। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम, सूत्र क्रमांक 24। तो ये हो जाएगा चा घोषाः। समझ में आया? जी। ऐसे ये सूत्र, ये संधि हमारी हुई है। इसी प्रकार आपका जो सेकंड वाला सूत्र है 14वां, उसमें क्या कह रहे हैं? घोषवन्तः अन्ये। ठीक है, तो यहाँ आ के बाद विसर्ग और फिर आ, तो क्या हो गया? घोषवंतो। यहाँ पे आ और ऊ, विसर्ग का ऊ हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा, तो ओ और अन्य का आ, ये खंडाकार हो गया। घोषवंतोन्ने। क्लियर है? जी। सूत्र क्रमांक 10, नहीं 10 अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ये सूत्र क्लियर है आप लोगों को? जी। अब सूत्र क्रमांक 9। एक निमिष हम लिख रहे हैं। सूत्र क्रमांक 9 है आपका एकारादीनी संध्यक्षराणि। एकारादीनी संध्यक्षराणि, तो ये क्या कह रहा है? एकारादीनी संध्यक्षराणि, सूत्र क्रमांक 9, कि एकार आदि जो हैं, एकार आदि, तो एकार आदीनी संधि अक्षराणि, ये लिखा हुआ है। अब इसकी संधि करें हम, तो रा और आ, तो आ और आ मिलके समाना सवर्ण दीर्घी भवति, तो एकारा दीनी, है ना? एकारा दीनी और संधि और अक्षराणि, तो यहाँ संधि के बाद क्या आ गया? ई आया, तो धा आधा हो जाएगा, और ई और आ मिलके एवर्णो यम सवर्णे न च परलोप्य, तो संध्यक्षराणि। समझ में आया? ये संधिधन अक्षराणि है।
समझ में आया ये सूत्र, मतलब संधि समझ में आई इस सूत्र की? जी। तो एकारादीनी संध्यक्षराणि, ये सूत्र कह रहा है कि एकार आदि जो हैं वो संधि अक्षर हैं। क्या है एकार आदि? ए आई ओ औ। एकार को आदि लेके जो शेष स्वर हैं, एकार के बाद कितने स्वर बचते? 4। तो एकार को आदि लेके तो ए आई ओ औ, ये चारों क्या हैं? इनको संध्यक्षर कहा जाता है, अर्थात संधि अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, इनको संध्यक्षर कहा जाता है। फिर 10वें सूत्र में कह रहे हैं नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, जो संधि अक्षर रहेंगे वे नित्य ही दीर्घ रहेंगे। संधि अक्षर हमेशा दीर्घ रहते, मतलब ये चारों क्या हैं? दीर्घ हैं। अपन ने पहले पढ़ा था कि 14 स्वरों में जो 5 स्वर थे वो ह्रस्व थे, पहले के, जहाँ अपन ने सवर्ण बनाए थे ना, ह्रस्व और दीर्घ के सवर्ण बनाए थे 5, तो उनमें 5 ह्रस्व थे और 5 दीर्घ थे। ठीक है ना, शुरू के 10 में। फिर ये उसके बाद जो 4 बचे थे, ये 4 भी दीर्घ ही रहेंगे। तो आपके 33 स्वरों में 5 ह्रस्व हो गए, आ ई उ री री, ये 5 ह्रस्व हो गए, और 5 और 4 9 दीर्घ हो गए। कौन से? आपके आ ई उ री री ए आई ओ औ, ये दीर्घ हो गए। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो आज हमारे ये सूत्र हुए। अब हमें इनका ध्यान रखना है, इन्हीं के आधार पर हमारे आगे के सूत्र चलेंगे। 5 मिनट का और समय ले लें। हाँ चलेगा मदर। एक 5 रस्व कोणते आहे सर भैयाजी? 5 ह्रस्व सूत्र क्रमांक पूर्व ह्रस्व 6वें नंबर का जो सूत्र है उसमें हमने 5 ह्रस्व बताए थे कि उन सवर्ण संज्ञाओं में पूर्व वर्ण की ह्रस्व संज्ञा होती है। ठीक है? अच्छा। हाँ भैया जी, हाँ, मैं सा का उच्चारण को पूछा था आपसे। उच्चारण अभी पूरे वर्णों का एक साथ बताएंगे, उसकी अलग से अपन एक दिन, क्योंकि वो पूरा अपना करीबन आधा घंटा का समय लगेगा उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको का से लेके पूरे हा तक सभी का उच्चारण बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 चीजों का उच्चारण गलत होता है सभी के माध्यम से। एक तो ये तीनों प्रकार के जो शा हैं उनका, और ये जो गा या ना ना मा, तो ना और माँ का तो सभी उच्चारण कर देते हैं, लेकिन गा या ना इनका उच्चारण ही नहीं होता है ना। तो ये जो अनुनासिक है इनका उच्चारण कैसे करना है, और ऊष्माण है उनका उच्चारण कैसे करना है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है? यही पे समस्या है मुझे भी, मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाने में यही पे समस्या हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे उनको आता ही नहीं, बहुत बार बोलो तो भी नहीं। तो वो तो अब क्या होने लगा, छोटा आ अनार का, बड़ा आ आम का, दोनों आ है, छोटा और बड़ा। ये छोटा और बड़ा कब आ गया पता ही नहीं चला। ठीक है, अंग का जो उच्चार होता है ना, अंग का उच्चार ड जैसा कर देते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। अभी उस विषय पे आएंगे अपन। अभी उस विषय पे आएंगे। सूत्र क्रमांक 105 पर आए। अब विसर्ग संधि का एक सूत्र कर लें। 105 105 अघोष वतोश्च, अघोष वतोश्च, सूत्र क्रमांक 105 अघोष वतोश्च। हम यहाँ बात कर रहे थे कि अकार के परे विसर्ग है,
है ना। और सूत्र क्रमांक 104 में हमने देखा कि आकार के बाद विसर्ग और बाद में पुनः आकार हो तो क्या करना है। अब सूत्र क्रमांक 105 ये कह रहा है कि आकार के बाद विसर्ग हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद घोष हो, तो इस विसर्ग को ऊ हो जाएगा। और अगेन जैसे पहले किया था, आ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। और ये घोष जो है ये वैसा का ही वैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकार के बाद अगर घोष हो तो घोष विसर्ग का, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष हो तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा, आ और ऊ मिलके ओ हो जाएगा और घोष वैसा का ही वैसा रहेगा। ठीक है, अघोष वतोश्च। ठीक है, समझ में आया? इसका उदाहरण देखें। हाँ, उदाहरण देख लेते एक बार। कः धन गच्छति। कः धन गच्छति, तो क धन आ के बाद विसर्ग धन गच्छति, तो गच्छति में क्या है आगे, गा। अब गा जो है वो घोष है कि अघोष है, तो घा कवर्ग का तीसरा अक्षर है ना, और तीसरा अक्षर जो होता है वह घोष होता है, तो ये आ गया घोष। ठीक है, ये घोष है। तो आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा ऊ और आ और ऊ मिलके क्या हो गए, ओ, वर्णे ओ सूत्र से। ठीक है, तो क धन ओ धन गच्छति जो है वो वैसा का ही वैसा रहेगा। तो यहाँ हम कहेंगे को गच्छति। ठीक है, नमः जिनाय। नमः जिनाय, तो नमः, अब देखो नम धन आ धन विसर्ग, फिर यहाँ पे क्या है, जा धन ई धन नाय। जिनाय ऐसे ही लिखा जाएगा, जा में ही की मात्रा है, तो जा जो है चा छा जा, ये तीसरा है, तो ये है घोष। तो यहाँ पे क्या हो गया, आ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो विसर्ग का हुआ ऊ और आ और ऊ मिलके हो गए ओ। तो ये क्या हो गया, नमो, नम और ओ ये मिलके हो गया नमो, और जिनाय वैसे ही का वैसे ही। अब नमो जिनाय ऐसा करते हैं, और यदि हम लिखते हैं नमः सिद्धेभ्यः, ठीक है, तो सिद्धेभ्यः में सा है, सा क्या है, अघोष है ना। 13 अघोष में क्या थे, पहले दूसरे और तीनों सा, तो यहाँ पर विसर्ग में कुछ नहीं होगा, ये नमः एज इट इज लिखा रहेगा। तो इसीलिए नमः सिद्धेभ्यः नमो जिनाय ऐसा बोला जाता है। भक्तामर जी में जो आता है, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय, देखिए नमः वहाँ पे 26वें काव्य में 4 जगह आता है, तो नमः त्रिभुवन
जिन तुभ्यं नमः श्री भुवनार्तिहराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोष त्रिजगत क्षिति ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए, यहाँ सब जगह विसर्ग है आगे, लेकिन कंडीशन अलग अलग हो रही है। कंडीशन अलग अलग कैसे हो रही है? यहाँ पे नमः के बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद है आपका यहाँ हो गया नमः विसर्ग, और विसर्ग के बाद है जा, जिनका जा है, तो जा हो गया आपका चा छा जा, तीसरा वर्ण है, तो ये हो गया घोष। यहाँ पे क्या है? क्षिति। क्षिति क्या होता है? छा जो है आपका वो किससे बना है? आधा का और शा से बना है। कैसा लिखा रहा है? आधा का और शा से बना हुआ, षटकोण वाला जो शा रहता है, इन दोनों से मिलके बना है। तो यहाँ क्या है? छा है, तो यहाँ नमः के बाद आपका लिखा हुआ है आधा का। ठीक है, तो का क्या है? अघोष है, पहला वर्ण है ना, तो का अघोष है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे यहाँ लिखा है नमः धन त्रा, जो है वो उस दिन भी अपन ने पढ़ा था कि ता और रा से मिलके बना है, तो यहाँ ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद घोष है, अकार के परे विसर्ग, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ, तो ये हो जाएगा नमो। ठीक है, नमः के बाद ता है, विसर्ग के बाद ता, तो ते थे वासम, तो यहाँ विसर्ग का हो जाएगा सा, आधा सा, नमस्त्रिभुवन। और यहाँ का है, अघोष है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमः क्षितितलाम। तो एक ही काव्य में नमस्त्रिभुवनार्तिहाराय नाथ, नमो जिन भवो दधि शोषणाय, नमः क्षितितलामल भूषणाय। तो वो नमः चारों में, तीनों में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी संधि अलग अलग हुई। समझ में आया ये? ठीक है, इसके और उदाहरण लेंगे। त्रिभुवन में तो अघोष है ना? अघोष तो है। हाँ, मैं भी वही पूछने वाली थी कि वो तो अघोष है, तो उसका मतलब कैसे होगा? अघोष तो है, लेकिन हमारे पास तेथे वासम सूत्र भी तो है। पहले के सूत्र भूलने थोड़ी हैं। हमारे पास सूत्र क्रमांक 97 भी तो रखा हुआ है कि नहीं? किसी ने बच्चे से पूछा, बेटे से, कि आज भोजन में क्या बनाना है, तो उसने कहा छोले बना दो। उसने कहा छोले बना दो, तो माता ने क्या किया, वो जब भोजन करने बैठा तो छोले परस दिए। तो क्या लगा बाकी चीज, तो क्या लगी तुमने कहा तो छोले बना दो, तो छोले अकेले बनाए, रोटी कौन बनाएगा? तो भैया जिस सूत्र की बात हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन पहले जो सूत्र पढ़े हुए हैं वो यूज में आने ही है, उपयोग में आने ही, उनको थोड़ी भूलना है। ता अघोष है। हाँ नहीं तो 97 पर ऐसे सर कैसे याद कैसे करेंगे? अब इतनी जल्दी जल्दी याद भी नहीं हो पा रहा। जल्दी जल्दी याद थोड़ी होगा, धीरे धीरे ही याद होगा। मैंने कब कहा जल्दी जल्दी याद करो? जैसे 97 आपने बोला अभी, हाँ, तो उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। तो
आपके चौके में कितने मसाले हैं? नहीं, वो तो सब याद। हाँ, तो कैसे याद है? हैं आप प्रतिदिन उनका उपयोग करते हैं इसलिए आपको याद